विपक्ष के उपनेता हैं, सदन की गरिमा रखें। जब मैंने एक बोल दिया, विषय बोल दिया तो आप बैठे प्लीज। नो नो। माननीय अध्यक्ष जी, आजकल प्रतिदिन माओवादी काडरों के हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करने की इस राष्ट्र विरोधी ताकतों पर नकेल कसने के लिए बधाई देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वर्षों से चली आ रही नक्सलवादी उग्रवाद की समस्या का उन्मूलन पिछली सरकारों में क्यों नहीं हो रहा था? वर्तमान सरकार ने इसके उन्मूलन हेतु क्या क्या प्रभावी कदम उठाए हैं एवं इसके क्या परिणाम निकले हैं? अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न में तीन प्रश्न है महोदय, कोशिश करूंगा कि संक्षेप में मैं इसका उत्तर। महोदय, वामपंथी उग्रवाद आप संक्षिप्त में कर लो, फिर कभी मांगेंगे तो चर्चा करा देंगे इस विषय पे ना। अभी संक्षिप्त में जवाब। जी, जब जैसा आपका आदेश होगा महोदय। वामपंथी उग्रवाद को न तो भारत के संविधान में विश्वास है, न भारत के लोकतंत्र पर भरोसा है। महोदय, इन वामपंथी उग्रवादियों ने हजारों हजार निर्दोष लोगों की हत्या की है, हजारों हजार बच्चों को अनाथ बनाया है और हजारों हजार माँ बहनों की मांग की सुहाग उजाड़ा है। महोदय, लेकिन कह रहे थे कि इतने दिनों से उग्रवाद चला रहा था तो उसकी समाप्ति का कारण या पहले क्यों नहीं समाप्त किया गया? मैं कहना यह चाहता हूं कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या वर्ष 1967 से ही है और एक समय था जब तिरुपति से पशुपति से तिरुपति तक के उस क्षेत्र को रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता था या कहलाता था, लेकिन अब यह सिमटकर अब थोड़ा रह गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सक्षम नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री जी के सफल मार्गदर्शन में 31 मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद का सफाया हो जाएगा। महोदय, अब वह बचने वाला नहीं है। पहले की सरकारें राज्य की समस्या मानती थी इसको, जिसके कारण केंद्र ने वामपंथी उग्रवाद पर न कोई ठोस नीति अपनाई, न ही कोई इसके खिलाफ सशक्त कार्रवाई की पहल की। लेकिन मोदी सरकार ने वामपंथी के खिलाफ एक समग्र और प्रभावी ठोस नीति बनाई है, जहां केंद्र ने वामपंथी उग्रवाद के सफाया का संकल्प लिया है। केंद्र राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस अभियान को सफल बना रहा है। प्रभावी कदम के विषय में उन्होंने पूछा है महोदय, तो मोदी सरकार ने इस हिंसक उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को अपनाते हुए समग्र नीति एवं कार्य योजना बनाई है। इसके तहत विभिन्न सुरक्षा एवं विकास के उपाय किए गए हैं। राज्यों को सीएपीएफ बटालियन दी गई है। सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के अंतर्गत 3,523 करोड़, विशेष अवसंरचना योजना के तहत 1,757 करोड़, विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत 3,848 करोड़, ACAWEMS के अंतर्गत 1,218 करोड़, सिविक कार्रवाई कार्यक्रम के लिए 210 करोड़, 706 किलेबंद पुलिस स्टेशनों की अनुमति दी गई। प्रशिक्षण के उत्तम और समुचित व्यवस्था की गई। 1133 युवाओं की भर्ती कर सीआरपीएफ की बस्तर के क्षेत्रों से बस्तरिया बटालियन का गठन किया गया। 20,815 करोड़ रुपए की स्वीकृति से 17,573 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का निर्धारण हुआ, जिसका 85% कार्य पूरे कर लिए गए हैं। 10,671 मोबाइल टावर, 4,496 करोड़ की लागत से 46 ITI, 49 कौशल विकास केंद्र, 11 केंद्रीय विद्यालय,
6 नवोदय विद्यालय, 258 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, 6025 डाकघर, 1804 बैंक ब्रांच। और भाई क्या कदम उठाए गए हैं जिसका प्रभाव पड़े, सर बोलना तो अगर सदन आधे मिनट में महोदय 1331 एटीएम खोले गए हैं। और सबसे बड़ी बात है महोदय, इसके जो परिणाम आए हैं 2004 से लेकर मई के 2014 तक हिंसा की घटनाएं 16,135 हुई थी, जो जून 2015 से मई 2025 तक घटकर 7,031 हो गई है, यानी कि 56% की कमी आई है। नागरिकों की मृत्यु जहां उन 10 वर्षों में यानी 2010 से 14 में 4,684 हुए थे, इन 10 वर्षों में मोदी सरकार के 10 वर्षों में घटकर 1,404 हो गया है। इसमें 70% की कमी आई है। मृत्यु सुरक्षा बलों की मृत्यु जहां 1,824 होते थे वह घटकर 464 हो गया है, इसमें 75% की कमी आई है। और कुल मृत्यु 6,508 जो 2004 से 14 के बीच में हुआ था उसमें 71% की कमी आई है, और यह मृत्यु 1,868 रह गया है। महोदय पहले 10 प्रभावित राज्य थे, अब 5 प्रभावित राज्य हैं। पहले 2014 से 4 के बीच प्रभावित जिले 126 थे, अब प्रभावित जिले 11 बच गए हैं, 91% की कमी आई है। और प्रभावित थाने 2004 से 14 तक 465 थे, जिसमें 2010 भी है, 2025 में घटकर 106, यानी कि 77% की कमी आई है महोदय। माननीय मंत्री जी, सदन इस पर अगर डिटेल चर्चा मांगेगा तो मैं डिटेल चर्चा अगर कोई लिख के दे दूंगा तो मैं अलाउ कर दूंगा, जब आप बता देना पूरा। अभी प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल है जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने विस्तार से जवाब दिया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि आजकल लगभग प्रतिदिन माओवादी कैडरों के हथियार के साथ आत्मसमर्पण करने की खबरें सुनने को मिल रही है। ओके, आज आप माननीय विपक्ष के उपनेता हैं, सदन की गरिमा रखें। जब मैंने एक बोल दिया, विषय बोल दिया तो आप बैठे प्लीज। नो नो माननीय अध्यक्ष जी, आजकल प्रतिदिन माओवादी कैडरों के हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करने की खबरें मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से मिल रही है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि आप इन आत्मसमर्पित माओवादियों के पुनर्वास हेतु केंद्र सरकार क्या कदम उठा रही है कि वहां फिर से उनके जीवन यापन और उनके परिवार आम जनों में मिल करके यह समान जीवन जीने का काम शुरू करें। महोदय, सरकार के सुरक्षा तंत्र और आसूचना तंत्र के सुदृढ़ करने के लिए प्रयास के कारण जून 2019 से अब तक 29 नक्सली लीडर्स न्यूट्रलाइज किए गए। इसी वर्ष 14 CCM, PBM न्यूट्रलाइज किए गए हैं। 2019 से अब तक 1106 LWE कार्डर मारे गए हैं, 7,311 अरेस्ट हुए हैं और 5,571 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। महोदय, आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादियों को तत्काल अनुदान एवं वित्तीय सहायता दी जा रही है। महोदय, जैसे उच्च कैडर को 5 लाख, अन्य कैडर को 2.5 लाख, हथियार के साथ आत्मसमर्पण करने वालों को अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन तथा प्रशिक्षण हेतु 3 वर्षों तक 10,000 मासिक दिया जा रहा है। महोदय, गृह मंत्रालय ने राज्यों के साथ मिलकर पुनर्वास नीतियां बनाई है, जिनमें भारत सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं के कंजरवेंस सुनिश्चित किया गया है।
इनमें पीड़ित परिवार के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास, संस्थानों में प्रवेश में वरीयता, शिक्षण संस्थानों में छात्रवृत्ति, घायल या अपंग व्यक्तियों को राहत राशि, मुफ्त उपचार, कृषि भूमि, आवासीय भूमि की सहायता, रोजगार, औद्योगिक अनुदान, दिव्यांग जन योजनाओं को प्राथमिकता, महिलाओं को राहत राशि, योजनाओं में प्राथमिकता, कुटीर उद्योग से रोजगार एवं बाजार की सुविधा, बाजार में निःशुल्क दुकान सुविधा, निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण, पुलिस सहयोगियों को भी कृषि भूमि, आवासीय भूमि महोदय दी जा रही है और DDU आवास योजना में 2% आरक्षित किया गया है। पुनर्वास नीति का लाभ अब तक इस वर्ष 2167 माओवादी ले चुके हैं, जिन्हें अब मुख्य धारा में शामिल किया जा रहा है। इससे शेष बचे कैडर को भी मुख्य धारा में शामिल होने की प्रेरणा मिलती है।